मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक हरित क्रांति से संबंधित है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें हरित क्रांति से प्रश्न आए। फलतः हरित क्रांति का यह महत्वपूर्ण डाटा आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ किसी भी एग्ज़ाम में, पीसीएस, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम में इस हरित क्रांति से बार बार प्रश्न आते हैं। तो चलिए मेरे साथ मैं हरित क्रांति को एक्सप्लेन करता हूँ। हरित क्रांति आखिर है क्या, यह जानना सबसे ज़रूरी है। बहुत बार छात्रों के द्वारा 2-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लिया जाता है, लेकिन बेस पर फोकस नहीं किया जाता है, जिसका खामियाजा परीक्षा में मिलता है। हरित क्रांति क्या है, जब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम पाते हैं हरित क्रांति कृषि से संबंधित एक ग्लोबल क्रांति है, अर्थात वैश्विक क्रांति है, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना है। यह हरित क्रांति 1960 के दशक में प्रारंभ हुई, जिसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पे पड़ा। जब दूसरी भाषा में इसे एक्सप्लेन किया जाए तो कहा जा सकता है हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित एक क्रांति थी। सामान्यतः हरित क्रांति के फलस्वरूप किन खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर विशेष रूप से फोकस किया गया, यह परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 5 फसलों में से कोई एक फसल आपके एमसीक्यू टेस्ट में देगा और आपसे चूज करने को बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फलतः हरित क्रांति में जिस फसलों के उत्पादन पर विशेष फोकस किया गया वो फसल कौन थे, तो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। ये विश्व की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जिसके उत्पादन पे विशेष फोकस दिया गया। संभवतः परीक्षा की दृष्टि से अगला पॉइंट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति, जिसे इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द के नाम से जाना जाता है, इस शब्द के निर्माता कौन थे, तो विलियम गॉड थे। विलियम गॉड के द्वारा 1968 में अपने लेख में उन्होंने एक नए शब्द का निर्माण किया जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यहां पे परीक्षा की दृष्टि से आपको समझना होगा कि विलियम गॉड का संबंध किस देश से था, तो अमेरिका से था। अब सवाल ये उठता है, विश्व में जो हरित क्रांति हुई जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, उसका जनक किसे कहा जाता है, अर्थात विश्व हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। परीक्षा में आपसे बार बार पूछा जाएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का संबंध किस देश से है, तो अमेरिका से है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, नॉर्मन बोरलॉग अपने समस्त शोध के कार्य या महत्वपूर्ण कार्य किस देश में केंद्रित किया, तो मैक्सिको में केंद्रित किया। कहां केंद्रित किया, तो मैक्सिको में केंद्रित किया। और विशेष रूप से वे किस फसल पे कार्य किए, तो गेहूं पे किए। अमेरिका, लैटिन कंट्री और विश्व के कई देशों में एक महत्वपूर्ण समस्या थी जिसे मैं चित्रों के माध्यम से आपको निरूपित करता हूं। सामान्यतः गेहूं के पौधे जो थे वो काफी लंबे हो जा रहे थे। फलतः लंबे हो जाने के कारण जब उनमें दाने लगते थे तो वो झुक जाते थे। साथ ही साथ तेज हवा का प्रभाव या अत्यधिक भार हो जाने के कारण गेहूं की डालियां जमीन पर गिर जाती थी, जिसके फलस्वरूप
उत्पादन आशातीत नहीं हो पा रहा था। फलतः नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा विशेष रूप से जो रिसर्च किया गया, उन रिसर्च में गेहूं पे कार्य किया गया। इसी क्रम में आपको समझना होगा कि जापान के एक वैज्ञानिक के द्वारा एक बौनापन से संबंधित एक जीन की खोज की गई, जिस जीन को किस नाम से जाना जाता है नोरोटेन जीन के नाम से जाना जाता है। इस जीन के माध्यम से नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा गेहूं के पौधे में शोध किया गया, जिसके फलस्वरूप गेहूं की लंबाई, चूंकि यह बौनापन का जीन था, उस जीन का नाम क्या था? नोरोटेन जीन था। उस जीन के माध्यम से गेहूं के पौधे की जो लंबाई थी उसको कम कर दी गई। साथ ही साथ जब पौधे की लंबाई कम हुई तो स्वाभाविक तौर पर उसकी पत्तियां जो थी वो चौड़ी होने लगी। साथ ही साथ तेज हवा का प्रभाव इन गेहूं के पौधे पे कम पड़ने लगा और साथ ही साथ पत्तियां चौड़ी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफी तेज गति से हुई। आपको पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। फलतः अत्यधिक मात्रा में पत्ती चौड़ी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफी तेज गति से होने लगी, जिसका असर गेहूं के उत्पादन पे पड़ा और गेहूं की उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। दूसरे शब्द में, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा गेहूं के पौधे में नोरोटेन जीन का प्रयोग करने के बाद एक ऐसे पौधे को विकसित की गई जिससे गेहूं के पौधे की लंबाई काफी कम हो गई और पत्तियों की चौड़ाई काफी ज्यादा हो गई, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफी तेज गति से होने लगी और गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। यहां ध्यान देने की बात है, यह सारा शोध नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा कहां किया गया? तो मैक्सिको में किया गया। आगे चलकर इस क्रांति का प्रभाव विश्व के कई देशों में पड़ने लगा और भारत भी इस क्रांति के प्रभाव से अछूता न रहा। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। यहां ध्यान देने की बात है, आपसे परीक्षा में हरित क्रांति का पिता, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति के सूत्रधार इत्यादि शब्दों के द्वारा एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था? मूनकंबु संबाशिवन स्वामीनाथन था। इन्हें भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात है, ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो उत्तर देने की क्षमता काफी कम छात्रों के पास रहती है और अधिकांश छात्र उत्तर को गलत कर देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के राजनीतिक प्रणेता या राजनीतिक जनक कौन थे? तो चिदंबरम सुब्रमण्यम थे, जो हरित क्रांति के समय भारत में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। यहां ध्यान देना होगा, भारत की हरित क्रांति में दो प्रधानमंत्री का विशेष तौर पे योगदान है। इनमें प्रथम प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनके काल में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई तथा उन्होंने भारत के किसानों के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नए नारे की शुरुआत की, जिसे हम जय जवान जय किसान के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री के असामयिक मृत्यु के बाद देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी और इंदिरा गांधी के समय हरित क्रांति अपने चरम अवस्था पे पहुंच गया, अर्थात पूर्ण रूप से हरित क्रांति इंदिरा गांधी के समय हुई।
आपसे परीक्षा में यह प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो भारत में हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना की देन है। संभवतः भारत में 1961 से 66 के मध्य हरित क्रांति काफी तेज गति से आगे बढ़ने लगी। इस क्रम में आपको समझना होगा, इंदिरा गांधी के द्वारा हरित क्रांति को चरम पे पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान किया गया। साथ ही साथ ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो संभवतः छात्रों के द्वारा गलती कर दी जाती है। भारत में हरित क्रांति दिवस कब मनाई जाती है? तो 25 मार्च को मनाई जाती है। और भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को इस वर्ष अर्थात 2024 में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहां एक चीज और ध्यान देनी है, क्योंकि बोर्ड पे हर चीज को एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो शब्द क्या था? तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी निरूपित किया है। जब हम सी सेगमेंट में जाते हैं तो हम हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण घटक पर फोकस करते हैं। हरित क्रांति के महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्या थे? किन कारणों के कारण भारत में हरित क्रांति काफी तेज गति से हुई? तो उसके पीछे भी कई कारण हैं। आपकी सफलता एक या दो दिन के मेहनत से नहीं होती है, आपके निरंतर प्रयास के उपरांत ही आप सफल होते हैं। साथ ही साथ हल्की फुल्की पुस्तक और हल्के फुल्के टीचर से अध्ययन करने से सफलता की संभावना काफी विरल होती है। तो चलिए, हरित क्रांति के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? तो इस क्रम में आप पाएंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है उसे हम HYV सीड के नाम से जानते हैं। परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा यह HYV सीड क्या है? तो इसका मतलब होता है उच्च उपज वाले बीज। कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा इस HYV का पूरा नाम क्या हुआ? तो हाई यील्डिंग सीड के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप ऐसे बीजों का निर्माण किया गया जिससे उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होने लगा। यह सारे बीज का निर्माण कई जीनों को मिलाकर, कई शोधों को मिलाकर किया गया। साथ ही साथ भारत में हरित क्रांति के पीछे सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन यहाँ हम सिंचाई को कई सेगमेंट में विभाजित करते हैं। भारत में हरित क्रांति में डैम की भूमिका, नहर की भूमिका, भूजल की भूमिका, विद्युतीकरण की भूमिका, साथ ही साथ ट्यूबवेल का प्रयोग बड़े पैमाने पे होने लगा। फलतः कोई भी कृषि से संबंधित भूमि पानी से अछूता नहीं रही। साथ ही साथ भारत के हरित क्रांति के महत्वपूर्ण घटक में हम पाते हैं कि भारत में उर्वरक अर्थात रासायनिक खादों का प्रयोग बड़े पैमाने पे किया गया। साथ ही साथ कीटनाशक दवाओं का प्रयोग पौधे को बचाने के लिए बड़े पैमाने पे किया गया। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग बड़े पैमाने पे किया गया। ट्रैक्टर का प्रयोग, इसके अतिरिक्त कई अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग बड़े पैमाने पे किया गया। इतना ही नहीं, जब उत्पादन किसी फसल का अत्यधिक होती है तो उसके लिए मार्केट की आवश्यकता होती है, जहां जाकर हम उस उत्पादन को बेचें। ऐसे स्थिति में मंडी का निर्माण किया जाने लगा, जहां पे किसान अपने उत्पादित फसलों को लाकर बेचने का काम करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए किसान कार्ड या बैंकिंग ऋण सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि कोई किसान कोई फसल को उत्पादित करता है तो उसमें उसे खर्चा आती है। कभी कभी उत्पादन में लगे कॉस्ट से कम कॉस्ट में उन फसलों को बेचना होता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा MSP का प्रयोग प्रारंभ किया गया। इस MSP का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है।
किसान के द्वारा जो उत्पादित फसलें हों उसमें किसान को हानि न पहुंचे, ऐसी दिशा में सरकार के द्वारा एमएसपी का प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने में कृषि अनुसंधान एवं कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय की स्थापना बड़े पैमाने पर की गई, जिसके फलस्वरूप कई प्रकार की नई फसलों से संबंधित वैरायटियों का निर्माण किया गया। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसके फलस्वरूप भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी? तो हम पाते हैं कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो गया, भारत की आबादी काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ने लगी, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक खाद्यान्न फसलों की आवश्यकता हो रही थी, अनाज की आवश्यकता हो रही थी। साथ ही साथ भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई और इसी समय 2-3 बार अकाल भी पड़ गए। तो हिंदी के एक मुहावरे से हम कह सकते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ऐसी परिस्थिति का निर्माण संपूर्ण भारत में होने लगा, जिससे हरित क्रांति अवसंभावी लगने लगी। इसी क्रम में हम पाते हैं कि भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ, इन युद्धों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गई। साथ ही साथ मानसून के असफल हो जाने के कारण भारत में अकाल की स्थिति हो गई या कृषि का उत्पादन काफ़ी घट गया। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यह शब्द ध्यान देने की बात है कि मानसून यदि सफल ना हुआ तो भारत में कृषि का उत्पादन बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब मानसून भारत में उस दौर में असफल हो गया तो खाने की समस्या, अन्न उत्पादन करने की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। साथ ही साथ भारत के हरित क्रांति के सफल में 3 ऐसे शख्सियत थे जिनके सकारात्मक प्रयास ने भारत में हरित क्रांति को संभव कर दिया। इनमें श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और सी सुब्रमण्यम ये के अलावा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिन्हें भारतीय हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन का योगदान अभूतपूर्व रहा। इनके प्रयासों के फलस्वरूप क्या हुआ? भारत में हरित क्रांति हो गई। जब सेगमेंट डी पे जाते हैं तो हम पाते हैं आखिर इस हरित क्रांति का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में फसलों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा और भारत विदेशी आयात पे अर्थात खाद्यान्न आयात में अब निर्भर नहीं थी। भारत में उत्पादन तेज गति से होने लगा। साथ ही साथ भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर की ओर तेज गति से बढ़ने लगा। इन हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में गरीबी निर्मूलन होने लगी या गरीबी कम होने लगी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र का विकास हुआ, क्योंकि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आपको ये मानना पड़ेगा, जब तक गांव विकसित ना होगा तब तक सशक्त भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इस हरित क्रांति के फलस्वरूप जिन वैज्ञानिकों ने उपकरणों का निर्माण किया, नए नए वैरायटी का निर्माण किया, उसका प्रभाव किसानों पे पड़ने लगा और किसानों ने ट्रैक्टर और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग बड़े पैमाने पे करने लगा। इतना ही नहीं, हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों की आय और उनके लाइफ स्टाइल अर्थात जीवन स्तर में भी बदलाव आने लगा और उनका जीवन सुखमय होने लगा। रोजगार में वृद्धि होने लगी। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी तेज गति से होने लगा और कृषि क्षेत्र में जब उत्पादन होने लगेगा तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादित वस्तु, फल, अनाज के को द्वितीय क्षेत्र में एक खाद्यान्न प्रोडक्ट के रूप में निर्माण किया जाएगा। फलतः कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के अलावा निजी निवेश बड़े पैमाने पे होने लगा।
जब हरित क्रांति के सेगमेंट ई में हम नकारात्मक प्रभाव पे गौर करते हैं तो स्वाभाविक है हर चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा। ऐसी परिस्थिति में हरित क्रांति के भी कई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अत्यधिक रसायन के प्रयोग करने के कारण मिट्टी की फर्टाइल क्षमता, उर्वर क्षमता कम होने लगी। और यहाँ मैंने बताया था ट्यूबवेल के अत्यधिक प्रयोग हरियाणा, पंजाब और हरित क्रांति के महत्वपूर्ण क्षेत्र में करने के कारण धीरे धीरे भूजल में कमी आने लगी। ट्यूबवेल के प्रयोग करने के कारण, विद्युतीकरण करने के कारण बड़े पैमाने पे जमीन के अंदर से पानी को कृषि क्षेत्र में लगाया गया, जिससे पानी का लेवल क्या हुआ, काफ़ी कम हो गया। रसायनों के अत्यधिक प्रयोग करने के कारण पर्यावरण पे भी कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़े और भूमि पे भी उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने लगे। हरित क्रांति के फलस्वरूप क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, हरित क्रांति में विशेष तौर पे 2 फसलों पे फोकस किया गया, गेहूं और चावल पर किया गया, जिसके फलस्वरूप इन फसलों का उत्पादन तो बड़े पैमाने पे होने लगा, लेकिन कई ऐसे फसलें थे जो इस हरित क्रांति का लाभ प्राप्त न कर सके। साथ ही साथ बैंकों से लोन लेने में जब समस्या आने लगी तो किसानों के द्वारा महाजनों से पैसे लिए गए। फलतः हरित क्रांति के फलस्वरूप वैसे किसान महाजनों के सूद के जाल में बुरी तरह फंस गए, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई। तो अतः हम कह सकते हैं भारत में हरित क्रांति के अधिकांश प्रभाव सकारात्मक रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रभाव थे नकारात्मक थे। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप 1980 से 90 के दशक में पुनः कृषि क्रांति हुई, जिसे हम दूसरी हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। डाटा कैसा लगा अपने कमेंट करें, व्यू हमें ज़रूर बताएं, अपने सुझाव दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रकार के मैटर आपको जल्दी उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन जाते जाते मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए। धन्यवाद।